पिछली वीडियो में हमने यूनिटी के इंटरफेस के बारे में देखा था। हमने हायरार्की, हमने प्रोजेक्ट्स, हमने किस तरीके से फोल्डर को बनाना है, उसके अंदर किस तरीके से स्क्रिप्ट को बनाना है वो हमने देखा था। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, जैसे कि ट्रांसफॉर्म थी, बॉक्स कोलाइडर क्या करता है उसके बारे में हमने देखा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट्स है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिजिड बॉडी, जो कि फिजिक्स सिमुलेट करने में अपनी मदद करता है। अगर मैं देखूँ तो रिजिड बॉडी अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे आपको दो तरीके से रिजिड बॉडी आएगी, एक आएगी रिजिड बॉडी और एक आएगी रिजिड बॉडी 2D। तो ये रिजिड बॉडी 2D तभी यूज़ होगी जब आप 2D प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन काफ़ी कम होगा, क्योंकि उसमें एक एक्सिस में बिल्कुल भी कैलकुलेशन होगा ही नहीं। तो जब भी आप 2D प्रोजेक्ट्स करते हो तो आप रिजिड बॉडी 2D यूज़ करोगे, और जब भी आप 3D प्रोजेक्ट करते हो आप रिजिड बॉडी को यूज़ करोगे। तो रिजिड बॉडी के अंदर आप देख सकते हो जैसे मास है, ड्रैग है। अब ड्रैग क्या करता है, वो आपको एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। जैसे आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ को आप ऊपर से थ्रो करते हो तो उस पर एक एयर ड्रैग लगता है ऊपर की तरफ, उसको हम एयर फ्रिक्शन बोलते हैं, और नीचे की तरफ उसका वेट लगता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो एयर ड्रैग और उसकी ग्रेविटी इक्वल हो जाती है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो भी हम अचीव कर सकते हैं ड्रैग को यूज़ करके। फिर उसके बाद में हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स है कि आपको रिजिड बॉडी को एक्स में रोटेट करवाना है या नहीं करवाना है, इसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम रिजिड बॉडी की स्पीड को, वेलोसिटी को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते। अब अगर मैं गेम को प्ले करूँगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे ये गेम ऑब्जेक्ट जो है मेरा क्यूब वो नीचे गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर रिजिड बॉडी और उसकी ग्रेविटी मैंने ऑन रखी है। तो जैसे ही मैं गेम को प्ले करूँगा, ये प्ले का बटन होता है, तो देखो अपना जो ऑब्जेक्ट था वो नीचे गिर गया। अब अगर मैं बॉक्स कोलाइडर को हटा दूँ तो क्या होगा। अभी तो कोलिजन डिटेक्शन हो रहा है, हमें पता है कि इस कोलाइडर के ऊपर, इसका जो मेश कोलाइडर है प्लेन का, उसके ऊपर हमारा बॉक्स कोलाइडर खड़ा हुआ है। पर अगर मैं बॉक्स कोलाइडर को हटा दूँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो नीचे गिर जाएगा। तो यही होना था। अब मेरा बॉक्स तो हट गया, अब मुझे वापस कैसे लाऊं उसको, वो तो चला गया नीचे। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर उसको वापस लाना है तो आपको गेम को रीसेट करना पड़ेगा। तो आप गेम को वापस से प्ले बटन पे दबा दीजिए, वो पूरा रीसेट हो जाएगा। मतलब जो आपने प्ले करने से पहले गेम को रखा था उस तरीके से गेम आपका पूरा चेंज हो जाएगा। तो अब आपको बॉक्स कोलाइडर क्या कहता है उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चल चुकी होगी। मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, ई दबाऊँ और इसको थोड़ा सा रोटेट करूँ, देखने के लिए कि इसका कोलिजन किस तरीके से होता है। और अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो क्या होगा, अपने एज पर गिरेगा और फिर या तो लेफ्ट या तो राइट चला जाएगा बॉक्स, और ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो, ये जो फिजिक्स है ये हमें सिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद यूनिटी ने अपने अंदर इनबिल्ट कर रखा है। हमें बस एक कंपोनेंट को ऐड करना है और हमारा काम हो जाता है। तो काफ़ी ईजी हो जाती है चीज़ें गेम इंजन की वजह से। वही अगर आपको इसको खुद से कोड करना पड़ता तो काफ़ी टाइम लग जाता। नेक्स्ट चीज़ है कि हमें C# के स्क्रिप्ट्स के थ्रू किस तरीके से गेम ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म पोजीशन को एक्सेस करना है। मतलब अगर मुझे ऑब्जेक्ट को X में मूव करना हो और मुझे ऑब्वियसली कीबोर्ड से मूव करवाना हो, WSD से मुझे मूवमेंट्स देनी हो, तो मैं किस तरीके से दूंगा। उसके लिए मुझे लग रहा है कि पोजीशन को X में मूव करवाना चाहिए, Y में और Z में मूव करवाना चाहिए। मतलब जैसे जैसे मैं बटन दबाऊंगा मेरी X, Y और Z पोजीशन मूव होगी, और उस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करता हुआ मुझे प्लेन के अंदर दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, हमें कोडिंग करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप C# स्क्रिप्ट खोलोगे, आपको कुछ यूनिटी की लाइब्रेरीज यहाँ पे दिखाई देंगी। एक क्लास दिखाई देगा जो हमने खुद बनाया था अभी, जो स्क्रिप्ट का नाम हमने रखा था। एक मोनो बिहेवियर यूनिटी का खुद का क्लास है, जिसके अंदर ढेर सारे फंक्शंस होते हैं। स्टार्ट है, अपडेट है, लेट अपडेट है, अवेक है, फिक्स्ड अपडेट है। ऐसे काफ़ी फंक्शंस हैं जिनके बारे में मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आज हम बेसिक कोडिंग के बारे में देखते हैं। वॉइड स्टार्ट क्या करता है। वॉइड स्टार्ट सबसे पहले तो जब भी आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी तो एक बार रन होगा, और वॉइड अपडेट बार बार व्हाइल लूप की तरह रन होगा। मतलब हर एक फ्रेम में एक बार कॉल होगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसिंग पावर पर। अगर आपका लैपटॉप काफ़ी अच्छा हो तो काफ़ी अच्छे FPS आएंगे और काफ़ी अच्छे बार वॉइड अपडेट फंक्शन चलेगा। अगर आपका PC स्लो चलता है तो फ्रेम्स कम आएंगे, उसकी वजह से अपडेट फंक्शन स्लो चलेगा। तो इसको दूर करने के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है फिक्स्ड अपडेट। उसका यूज़ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें पता चल चुकी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेरिएबल हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते हैं। तो मुझे एक इंड बनाना हो, एक इंड बनाते हैं रवि, उसको 0 इनिशियलाइज़ करते हैं। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना हो तो कैसे प्रिंट करवाते हैं। C++ में हम क्या करते हैं, C++ में हम Cout करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यूज़ होता है प्रिंट फंक्शन का। अगर मैं करूँगा प्रिंट और रवि कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कंसोल के अंदर रवि प्रिंट हो जाएगा। मतलब रवि की वैल्यू जो कि है 0 वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे जाके, अब अगर जाके मैं गेम को प्ले करूँगा तो कंसोल के अंदर रवि दिखना चाहिए, पर अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये मोशन स्क्रिप्ट किसी गेम ऑब्जेक्ट पर लगी हुई नहीं है।
जब तक ये मोशन स्क्रिप्ट किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगती ये स्टार्ट नहीं होगी, ये रन नहीं होगी। इसको रन करने के लिए किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पर आप इसको लगा सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल इसको क्यूब पर लगा देता हूँ क्योंकि इसको मुझे बस रन करना है। तो इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, तो इससे क्या होगा, वो यहाँ पे लग जाएगा। पर 2 बार क्यों लग गया, एक बार हटा दो। तो यस, मोशन स्क्रिप्ट हमारी लग चुकी है हमारे क्यूब गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक और तरीका आप लगा सकते हो, ऐड कंपोनेंट लिखो और यहाँ पे आप मोशन लिख सकते हो। तो ये मोशन स्क्रिप्ट जो हमने लिखी थी वो आ चुकी है, एंटर करोगे वो मोशन स्क्रिप्ट यहाँ पे लग जाएगी। तो किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप कर सकते हो। अब मोशन स्क्रिप्ट लग चुकी है। अब मैं अगर गेम को प्ले करूँ तो मुझे कंसोल में 0 एक बार प्रिंट होता हुआ दिखना चाहिए। या ऑब्वियसली मुझे एक बार 0 प्रिंट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट के अंदर लिखा था, मैंने ये स्टार्ट के अंदर, वॉइड स्टार्ट के अंदर लिखा था। और एक तरीके से मैं चीज़ों को कंसोल में प्रिंट करवा सकता हूँ, वो होता है debug.log। debug.log अगर मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, मान लेते रवि IIT ऐसे डाल देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि अब 0 और रवि IIT दोनों प्रिंट होगा। मैंने प्ले कर दिया गेम को और कंसोल के अंदर मैं देखता हूँ तो 0 जो कि मैंने ये वाला रन किया था और debug.log से ravi.iit वो भी प्रिंट हो चुका है। अब वही चीज़ अगर मैं इसको हटा के यहाँ अपडेट के अंदर डाल दूँ तो क्या होगा, अब जो रवि है वो एक बार नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट फंक्शन एक बार ही रन होता है स्क्रिप्ट स्टार्ट होने पर अपडेट फंक्शन बार बार रन होता है। तो रवि बार बार रन होगा, जब तक मैं गेम को पॉज नहीं करता तब तक रवि रन होता रहेगा। तो मैंने स्क्रिप्ट को सेव किया है नहीं कि यस, स्क्रिप्ट इज सेव्ड एंड या लेट मी प्ले द गेम। तो आप देखोगे कि ये जो 0 ये बार बार आ रहा है, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई दे रही है। अगर मैं कोलैप्स हटा दूँ तो आपको ये दिखेगा कि बार बार 0 वैल्यू आती ही जा रही है और नीचे नीचे स्क्रॉल होते ही जा रहा है। देखो ये वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही है कि 999 प्लस हो गई वैल्यू सारी, मतलब 0 प्रिंट होते ही जा रहा है क्योंकि हमने अपडेट के अंदर रवि को प्रिंट करवाया है। अब मैं इसको कोलैप्स कर दूँ तो मुझे एक ही जगह पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि भाई इसकी वैल्यू बढ़ रही है और रवि बार बार प्रिंट हो रहा है। वही सेम चीज़ मैं debug.log से भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, तो जो हमारी if else कंडीशंस होती है, जो लूप होते हैं, वो सारी यहाँ पे काम करते हैं। जो C++ में चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, इस कमेंट को हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ। आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से प्रिंट वगैरह करवाना है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ और एक मैं फिर से बुल दे देता हूँ, बुल a = false एंड int b = 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कि if a = false एंड अब क्या करो, अब प्रिंट करा दो b की वैल्यू, ठीक है। और आप क्या कर दो, अब a को ट्रू कर दो, a को आप ट्रू कर दो। और एल्स में मतलब अगर a ट्रू हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको b की वैल्यू को ++ करना है और प्रिंट करना है b को, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, इस कोड के थ्रू क्या होगा, सबसे पहले तो ये कोड एक बार रन होगा, बार बार रन नहीं होगा। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, a फॉल्स है क्या, हाँ a फॉल्स है, तो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। फिर प्रिंट b होगा, मतलब हमें कंसोल में सबसे पहले तो b 10 देखने को मिलेगा। फिर a की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, a की वैल्यू जैसे मैंने ट्रू सेट कर दी तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी क्या, नहीं होगी। हमें कंसोल के अंदर वैल्यू बस 10 देखने को मिलेगी, ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार मैं सेव करके प्ले करता हूँ। हमें क्या दिखना चाहिए, 10 दिखना चाहिए, वो भी एक बार रन होते हुए। तो जैसे मैंने गेम को प्ले किया, यहाँ पे हमें 10 दिखना चाहिए एक बार, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड। वही चीज़ अगर मैं अब क्या करता हूँ कि इसको हटा के Ctrl+Z अपडेट के अंदर डाल दूँ, तो अब क्या होगा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि सबसे पहले a फॉल्स था, फिर हमने a को b को प्रिंट करवाया जो कि 10 था, हमने a को ट्रू करवाया। फिर जब वापस एग्जीक्यूशन वापस स्टार्ट होगा तो a तो अभी ट्रू है, तो b की वैल्यू हर बार बढ़ेगी और उसको हम प्रिंट करेंगे। मतलब एक बार 10 प्रिंट होगा, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे प्रिंट होता जाएगा। इसको अगर मैं प्ले करूँ, सो यस वी कैन सी दैट एक बार 10 हुआ, फिर 11, 12, 13, 14, 15। ये 10 जो प्रिंट हुआ था वो यहाँ से हुआ था और फिर उसके बाद में हर बार यही एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर आपको वो देखना हो कि ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो आप ये भी कर सकते हो। इधर मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एल्स वाला हो रहा था एंड प्लस कर देता हूँ और इधर देता हूँ कि इफ़ वाला कंडीशन हो रहा था, इफ़ वाला
हो रहा था। कंटिन्यू करता हूँ और अब मैं अगर प्ले करके देखूँ सो या पॉज करता हूँ, क्योंकि अब वो काफ़ी वैल्यूज़ आएंगे और हम देख नहीं पाएंगे। तो इफ़ वाली एक बार एग्जीक्यूट हुई और फिर एल्स वाली बार बार एग्जीक्यूट हुई, और जिसमें बी की वैल्यू बढ़ती चली गई। यप, तो ये इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में। फॉर लूप के बारे में जल्दी से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो फॉर लूप कैसे लगाते हैं हम? फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n या आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, क्या करो आप प्रिंट करवा दो आई की वैल्यू। यप, तो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आएंगी प्रिंट में? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 आ गई वैल्यूज़। यप, पर अब ये था स्टार्ट के अंदर, एक बार एग्जीक्यूट। अगर मैंने यहाँ से हटा के उसको यहाँ पे कर डाल दूँ तो क्या होगा? अब 0 1 2 3 4 5, फिर 0 1 2 3 4 5, फिर 0 1 2 3 4 5, जब तक तब तक बहुत टाइम तक हर बार चलते जाएगा लूप में। 0 1 2 3 4 5। अबे यार मैं सेव नहीं करता हूँ क्या? ये मेरी गलती है, सेव नहीं करता मैं बार बार चीज़ों को। सेव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कोलैप्स कर दूँ तो आप देख लोगे कि ये हर एक चीज़ें बार बार प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने उसको किस लूप के अंदर डाला है? हमने अपडेट के अंदर डाला है, और अपडेट इज़ नथिंग बट अ व्हाइल लूप। या अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि आपने जो ए और बी है इनको असाइन तो किया है पर कभी यूज़ नहीं किया। ऑब्वियसली तो हटा दो ना, इनको असाइन किया है तो नहीं ज़रूरत इनकी, हटा दो। तो यहाँ पे वो एरर भी नहीं आएंगे जो येलो कलर में आ रहे थे। येलो कलर के एरर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते, रेड कलर के जो आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो यही था बेसिक कोडिंग के बारे में। इसके बाद में हम कुछ इनबिल्ट फंक्शन देखते हैं, एरेज को कैसे डिफाइन करना है, किस तरीके से लिंक लिस्ट का यूज़ करना है, किस तरीके से हम स्टैक का यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, उन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।